मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो है पहले एक वीडियो पढ़ा था मुगल काल से संबंधित। अब उसमें जो नोट्स हमने पढ़े हैं, अब उससे संबंधित जो क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बहुत बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। साथियों, मैं बार बार आप लोगों से एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज जो अनुशासन के नाम से है उसे ज़रूर ले लीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आपकी इच्छा, 99 रुपीज़ में मैंने उसको दिया है। अब आगे तो मैं क्या ही बताऊं, हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं इसके पीछे बहुत बड़ी रामायण है। उस टेस्ट सीरीज में बहुत मेहनत की गई है और बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिला है। चलिए साथियों देखते हैं। पहले इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों, और पहली बार अगर आए हो चैनल पर तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा है। चलिए मित्रों देखते हैं। ये पहला प्रश्न है मुग़ल काल से संबंधित जो टॉपिक है आपने भी देखा होगा फर्स्ट ग्रेड में, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और अगर आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ी सी समस्या आती है तो जो इसकी जो क्वालिटीज़ है वीडियो की 360 पर कर देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, अच्छे से दिखने में भी आ जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित हैं। देखो संस्कृत एजुकेशन में हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में ये एग्ज़ाम में 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो इनमें से कौन से लेखक हैं जो मुगल काल से संबंधित हैं। अब आप लोगों को ध्यान देना है। देखो मुझे भी इनमें से दो लेखक नहीं आ रहे, अब्दुल हमीद लाहौरी और फैजी। लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी तो मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अबुल फजल और जगन्नाथ पंडित मेरे कन्फर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें है तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर यहाँ पर तीसरा नहीं है, इसका मतलब ये तो सही है ही नहीं दूसरा। तो फिर इसका मतलब यहाँ दूसरा, बिल्कुल ये भी सही है। तो फिर तीसरा और दूसरा कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही ऑप्शन सही है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, जगन्नाथ पंडित और फैजी जो चारों ही हैं यहाँ पर जो है मुगल काल से संबंधित लेखक रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों, और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं पेपर के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ व्याख्याएं दी हुई है, इन व्याख्याओं को भी आप पढ़ा करें, देखा करें, समझा करिए। देखो यहाँ पर बादशाह नामा जो रचना है साथियों अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित है। इसके बाद में बादशाह नामा ये भी पूछी गई थी एक बार, तो बादशाह नामा जो है किसकी रचना है, अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। ठीक है, अकबरनामा ये तो आपको पता ही है, अबुल फजल के द्वारा रचित है। मुगल बादशाह शाहजहां के समय जगन्नाथ पंडित राज और कवि चंद्रा आचार्य सरस्वती प्रमुख संस्कृत विद्वान थे। किसके समय की बात है ये, शाहजहां के समय की बात है। कि शाहजहां के समय जो है आपको बता देता हूँ, जगन्नाथ पंडित राज और चंद्र आचार्य सरस्वती दोनों ही बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के कवि रहे हैं। पंडित जगन्नाथ ने साथियों रस गंगाधर, गंगा लहरी, मीमांसा खंडन और आसफ विजय की रचना करी थी मुगल काल में। तो ये सारे के सारे जितने भी लेखक मैंने बताए हैं, 4 लेखक, ये मुगल काल से संबंधित रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है, जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। देखो ये मैंने आपको जब इससे पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जहांगीर महल कहाँ पर है, और यही प्रश्न आ गया। अब आप बताओ जहांगीर महल कहाँ पर है, यही प्रश्न है। अब आपको भी पता लग रहा होगा इसमें अजमेर के किले में है, इलाहाबाद के किले में है, या लाहौर के किले में है, आगरा के किले में, कहाँ पर है जहांगीर महल। आपने देखा होगा कि आगरा के किले में स्थित, तो वहाँ पर हमने ये देखे थे। तो आगरा के किले में जहांगीर महल भी हमने पढ़ा था और किसी में भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, आगरा के किले में है ये।
मतलब देखो उन्हीं नोट्स से जो एक छोटा सा एक टॉपिक जो है हम लोगों ने पढ़ा है, मात्र 1 या 2 पेज का हमने नोट्स पढ़े और उनमें से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि हम लोग इतना ही पढ़ें जितना हमें पच जाए, और उतना तो पढ़े ही सही, पचे न पचे लेकिन उतना तो पचाना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। वीडियो में अगर आपको दिखने में समस्या आती है मित्रों तो 360 पर क्वालिटी करके देख लीजिएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को मत छोड़िएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। और पहली बार अगर आ रहे हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो साथियों जहांगीर महल है वो कहाँ पर है? आगरा के किले में है। आगे पढ़ते हैं। आगरा का किला अकबरी शैली का, आगरा का जो किला है वह अकबरी शैली का सर्वप्रथम एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर थे कासिम खां। इसका जो निर्माण हुआ है अकबर के प्रधान एक कारीगर रहे कासिम खां के द्वारा ग्वालियर किले की तर्ज पर करवाया गया था। साथियों जो आगरा का किला है अकबर के एक प्रधान कारीगर थे कासिम खां, उन्होंने ग्वालियर के किले की तर्ज पर इसका निर्माण किया। इसके निर्माण में अधिकांशतः लाल पत्थरों का ही उपयोग किया गया है, लाल पत्थरों का उपयोग किया गया। और आगरा के किले में अकबर कालीन 2 इमारतें बहुत ही प्रमुख थी। अकबर के काल की 2 इमारतें यहाँ पर बहुत ही प्रमुख थी। एक तो मैंने आपको बता दिया है जहांगीर महल और एक अकबर का महल। साथियों दोनों को ही आप ढंग से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए बन भी सकता है फर्स्ट ग्रेड में। तो याद करना कि आगरा के किले में अकबर कालीन यहाँ पर 2 महल थे, एक पर तो जहांगीर का महल था और एक अकबर का महल था, आगरा के किले में ही ये, ठीक है। ग्वालियर किले की तर्ज पर इसको बनाया गया था और इसको जो बनाने वाले वो अकबर के प्रधान कारीगर थे कासिम खां, उसके द्वारा इसको बनाया गया और लाल पत्थरों का ही प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? मैंने अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित भवन हैं, तो वहां पर देख लेना पहले, मतलब इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखो प्रश्न का आंसर, कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? अब आपको ये पता है कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से भवन हैं, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जहांगीरी महल, अब बताओ जहांगीरी महल जोधाबाई, अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, जहांगीरी महल कहाँ पर है? आगरा के किले में है। अकबरी महल कहाँ पर है? आगरा के किले में है। तो फिर क्या है, अपन को डायरेक्ट ही पता लग गया भैया कि जो जहांगीरी महल है वो इसमें फतेहपुर सीकरी भवन में नहीं है, ये हमें कंफर्म पता लग गया। अब ये तो सीधा ही प्रश्न का पता लग गया। तो लेकिन फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, तुर्की सुल्ताना की कोठी है, ये सभी उसमें हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ और भी इसमें कौन कौन से महल हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना ही है। देखो ये याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फतेहपुर सीकरी में जो है कौन कौन से महल हैं। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के कई भवनों का निर्माण करवाया, इसमें बहुत ही प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने कास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, कास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, शाही अस्तबल, सराय, हिरन मीनार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, नौ महल, अनूप सागर, टोडरमल का महल, ये सारे के सारे जो है फतेहपुर सीकरी में हैं। तो मित्रों इनको तो ध्यान रख ही लेना, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से महल हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मखजान ए अफगानी नामक रचना लिखी थी? मुगल काल से संबंधित जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में, इनमें से ही क्वेश्चन आप लोगों के बैठेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं साथियों। आप इनको छोड़ना मत 1% भी, ठीक है।
तो निम्नलिखित में से किसने मखजान-ए अफगानी नामक रचना लिखी? किसने लिखी थी मखजान-ए अफगानी नामक? ये जो रचना है मखजान-ए अफगानी नामक जो रचना है किसने लिखी थी? अब्दुल्ला ने या नियामत उल्ला ने? किसने लिखी? अब्दुल्ला ने लिखी या नियामत उल्ला ने लिखी? आगे देखते हैं, दो ऑप्शन और हैं इसके। किसने लिखी थी ये रचना? देखो याहिया बिन सरहिंदी ने या हिंद बेग ने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो ये जो रचना लिखने वाले जो थे वो ये थे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, नियामत उल्ला। तो याद रखना, मखजान-ए अफगानी ये रचना किसने लिखी थी? नियामत उल्ला के द्वारा लिखी गई थी। और 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुगल काल से संबंधित जो साहित्य है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक छोटे से नोट से हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, अच्छे हैं। अब आपकी इच्छा है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। दिख रहा होगा, मैंने आपको बता दिया है। अगर दिखने में समस्या आए तो फिर आप क्या करोगे, इसे 360 पर वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके आप देख लोगे। ठीक है साथियों, देखो, किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययता हेतु बंद कर दिया था? किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययता हेतु बंद कर दिया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या किसने किया था? ये अगर नहीं है तो आप अनुत्तरित प्रश्न कर दो। लेकिन औरंगजेब ऐसे शासक थे जिन्होंने आर्थिक मितव्ययता झेली थी। आर्थिक मितव्ययता झेलने वाले थे औरंगजेब, और इस वजह से इन्होंने जो सरकारी विभाग था उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था साथियों। तो औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इनको तो देख ही लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शाही दरबार में चित्रकार नहीं था? अब मैंने आपको पहले बता दिए थे शाहजहां के चित्रकार कौन कौन से हैं, हमने पढ़े हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शाही दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अनूप चित्रा, मोहम्मद नादिर, मीर हासिम, ये सब पढ़े, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा, सैयद अली नहीं पढ़ा था उसमें। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए छोटे से नोट से मात्र 2 पेज से ही कितने सारे प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो सैयद अली साथियों जो है शाहजहां के शाही दरबार में चित्रकार नहीं था, बाकी थे, अनूप चित्रा भी थे, मोहम्मद नादिर भी था, मीर हासिम भी था, ये सारे चित्रकार थे। लेकिन यहाँ पर दी हुई है शाहजहां के काल के प्रसिद्ध चित्रकार फकीर उल्लाह एक प्रमुख चित्रकार था। इसके बाद मीर हासिम, मुरार, हुनर, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, अनूप चित्रा, विचित्र, मकरा आदि जो है शाहजहां के काल में थे, यानी कि विचित्र जहांगीर के समय में भी था। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि विचित्र ऐसा चित्रकार है जो शाहजहां और जहांगीर दोनों के समय में रहा है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें करीबन ये मान के चलिए 17 चित्रकार थे इसके पास, जिसमें से 13 तो हिंदू चित्रकार थे। अब आप बताओ, 4 ही चित्रकार ऐसे थे जो मुस्लिम थे, बाकी विचित्र ऐसा चित्रकार था जो शाहजहां के समय और जहांगीर के समय दोनों के समय रहा था। अब आप देखिए, और शाहजहां के काल का जो प्रसिद्ध चित्रकार, जो प्रमुख चित्रकार रहा है वो फकीर उल्लाह रहा है। कौन रहा है? फकीर उल्लाह। तो ये सारे चित्रकार थे, लेकिन सैयद अली जो है शाहजहां के समय चित्रकार नहीं था। तो इस वजह से इस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया वो प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है साथियों। तो ये देखो, निम्नलिखित को सुमेलित करो, पुस्तक है और लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखो, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही ये हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, देखा भी है कि तारीख ए फिरोज शाही को लिखने वाले कौन थे? नियाउद्दीन बरनी। कौन थे? नियाउद्दीन बरनी। तो याद करना, तारीख ए फिरोज शाही को लिखने वाले कौन है? नियाउद्दीन बरनी रहे हैं। और तबकात ये नासिरी को लिखने वाले कौन थे? अल बरूनी, हसन निजामी, मिनाज उस सिराज।
तबकात नासिरी को लिखने वाले कौन हैं? मिनाज उस सिराज रहे हैं। फिर इसके बाद में तारिक उल हिंद को लिखने वाले अल बरूनी रहे हैं, तो ये दूसरे से मैच हो जाएगा। इसके बाद में ताज उस मासिर, ये तीसरे से मैच हो जाएगा, हसन निज़ामी। तो साथियों थोड़ा सा याद करना, वैसे इतना कठिन प्रश्न आप लोगों के नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ जाए तो कोई भरोसा नहीं करना। तारिक ए फिरोज शाही नियाउद्दीन बरनी ने लिखा। तबकात ये नासिरी किसने लिखा? मिनाज उस सिराज ने। तारिक उल हिंद अल बरूनी ने लिखा। ताज उस मासिर हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ रहे होंगे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मुगल काल से संबंधित हैं। दी हुई व्याख्या भी है। तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तबकात ये नासिरी, मिनाज उस सिराज, तारिक उल हिंद अल बरूनी, ताज उस मासिर हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये देखो, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सस्ता भी है, बहुत सिंपल साक भी है। ये ऐसे प्रश्न सीधे सीधे फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन है साथियों? तो इत्माउद्दौला, उस्ताद अहमद, हुमायूं, मिराक मिर्जा गियास, अनुत्तरित। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मिराक मिर्जा गियास। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन है? मिराक मिर्जा गियास। तो हुमायूं का मकबरा जो है अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में बनी हुई पहली इमारत मानी जाती है हुमायूं का मकबरा, और इसके शिल्पकार है मलिक मिर्जा गियास। इसके शिल्पकार या वास्तुकार कह दो या शिल्पकार कह दो, बात एक ही है। तो मिराक मिर्जा गियास इसके शिल्पकार हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पहले ही यही क्वेश्चन है, पहले यही हमने पढ़ा था, सबसे पहले यही चीज हमने पढ़ी थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात इसमें लिखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखो, ये एक दोहरी गुम्बद वाला ये मुगल काल का पहला उदाहरण है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, चार बाग पत्ती का पहला प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। सोचे आप लोग, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस प्रश्न को भूलना मत, इस प्रश्न को याद ही कर लेना। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसका अनुवाद फेजी ने पारसी में किया था? अब फेजी मुगल काल से संबंधित है, हमको पता लग चुका है पहले ही। तो फेजी ने पारसी में किया था। लीलावती का, पंचतंत्र का हमने पढ़े हैं। हमने ये भी पढ़े हैं कि कौन सा अनुवाद किस में किया गया और किसके द्वारा किया गया, इसके पहले वीडियो में पढ़े हैं हमने, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़े हैं। देखो सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो फिर क्यों ना पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखा जाए और फिर इन क्वेश्चन को पढ़ा जाए, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी साथियों। तो फेजी ने पारसी में किया था लीलावती का, या पंचतंत्र का, या हरिवंश पुराण का, या नल दमयंती का। तो इसमें साथियों बता देता हूं, नल दमयंती का भी फेजी ने पारसी में अनुवाद किया, और एक किया था लीलावती का भी पारसी में अनुवाद किया था। तो याद करना, नल दमयंती और लीलावती का फेजी ने पारसी में अनुवाद किया था। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, लीलावती और नल दमयंती जो है साथियों फेजी ने अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद अब्बुल फजल ने किया। भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद धारा सिखों के द्वारा किया गया था। याद हो जाएगा क्या? लीलावती नल दमयंती का अनुवाद फेजी ने पारसी में किया। पंचतंत्र का अनुवाद अब्बुल फजल के द्वारा किया गया। भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद धारा सिखों के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, हिस्ट्री होती ऐसी है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार ध्यान देना पड़ेगा, इसमें और कोई संशय नहीं होता। इसको बार बार पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद होने लग जाती है, चीजें ऑटोमेटिक माइंड में रहने लग जाती है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि याद नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब हो जाएगा याद, घबराओ मत। याद होने की तो कोई समस्या इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, याद व्याद तो हो जाता है। पहले इसके पहले वीडियो को देखना, फिर इन क्वेश्चन को करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने
ताजमहल निर्माण का सुपरवाइजर बनाया था? देखो आप, इसने सुपरवाइजर दे दिया, चित्रकार। किस उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण का उस्ताद अहमद लाहौरी ने किसे सुपरवाइजर यानी कि देख रेख करने वाला किसको बनाया था? ताजमहल के निर्माण की बात की जा रही है। मीर अब्दुल करीम, अमानत खान सिराजी, मोहनलाल या इस्माइल खान, किसको बनाया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, इसका वास्तुकार जो है वो कौन था? मीर अब्दुल करीम, ये हमने पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था साथियों। तो सुपरवाइजर उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल का सुपरवाइजर किसको बनाया? मीर अब्दुल करीम को बनाया था साथियों। तो ये देख लीजिए। अब थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और ये जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है ताजमहल के बारे में। देखो, ताजमहल दिया हुआ है और ताजमहल के बारे में हम लोग सारी जानकारी प्राप्त करें। स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। स्थापत्यकार कौन था ताजमहल का? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की गई थी, तथा मुख्य मिस्त्री या निर्माता फारस का मोहम्मद ईसा खां था। मुख्य मिस्त्री, इसको मुख्य मिस्त्री यानी कि मुख्य रूप देने वाला कौन था? पारस का मोहम्मद ईसा खां। ताजमहल का कुरान की आयतें लिखने वाला अमान खान सिराजी था, तथा पच्चीकारी का कार्य करने वाला मोहनलाल था। सारी बातें लिखी हुई है, एक एक चीज यहां पर दी हुई है। स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी, और इसका मुख्य मिस्त्री या निर्माता पारस का मोहम्मद ईसा खां था। ताजमहल पर जो कुरान की आयतें लिखी थी उसको अमान खां सिराजी के द्वारा लिखा गया था, और पच्चीकारी का कार्य करने वाला मोहनलाल था साथियों। तो इन सारी बातों को आप लोग गांठ बांध के याद कर लेना, नहीं तो समस्या कुछ भी हो सकती है। देखो, हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? अब हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार इनमें से कौन था साथियों? तो हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, इनायत खां या ख्वांद मीर। हुमायूं का जो आधिकारिक इतिहासकार था वो कौन था? ख्वांद मीर था। तो याद हो जाएगा, हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? ख्वांद मीर था। सीधा सीधा याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम सौर सैनिक शैली का प्रयोग कौन सी मस्जिद में किया गया था? सर्वप्रथम सौर सैनिक शैली का प्रयोग सबसे पहले किस मस्जिद में किया गया था? जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, लाल मस्जिद, उखा मस्जिद, या कहां पर? तो साथियों, लाल मस्जिद में सौर सैनिक शैली का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किसमें? लाल मस्जिद के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, इलाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? इलाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया गया था? यह जहांगीर के द्वारा किया गया था। सीधा प्रश्न याद करना, इलाई एरा जो कैलेंडर है वो किसने जारी किया था? जहांगीर ने जारी किया था साथियों। किसने जारी किया था? जहांगीर ने। सीधा याद कर लेना इसको, है ना, हो जाएगा मेरे हिसाब से याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहांगीर ने किया था मित्रों। इलाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और इसे देखना बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, और ये फर्स्ट ग्रेड के लायक प्रश्न है। मतलब जो है आगरा दुर्ग में जहांगीरी महल बनाया गया, आगरा के किले में ही था ना जहांगीरी महल, पढ़ा भी हम लोगों ने, क्वेश्चन भी आया इससे संबंधित। तो मतलब इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बहुत सिंपल सी बात है, अकबर ने करवाया था। ये तो सिंपल सी बात है, अकबर के किले में ही तो है। तो इसका निर्माण किस? आगरा के दुर्ग में है, जहांगीरी महल है और अकबर का महल है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। याद करना इसको। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अकबर के द्वारा, अकबर फतेहपुर सीकरी का खेल तो अकबर से ही रहा है भैया, ठीक है ना। तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो कौन से में? बुलंद दरवाजे में, पंचमहल में किया गया है। याद कर लेना इसको। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? वो है पंचमहल। किस में किया गया है? पंचमहल में किया है। अगला प्रश्न आता है, मियां
तानसेन का मूल नाम क्या था? वाह यार क्या प्रश्न है। मियां तानसेन का मूल नाम क्या था? ये तो सबको पता होगा, रामतनु पांडे। मियां तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे। याद हो जाएगा, इसमें कोई शक और संशय नहीं होना चाहिए, ये तो याद करना ही है। ठीक है, तो मियां तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा? क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया भाई, जबरदस्त प्रश्न। यही तो प्रश्न जान डालने वाले प्रश्न है और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है, आने के पूरे चांसेस हैं। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन स्थापत्य कला का मोती कहा था? तुर्की सुल्ताना महल को, पंचमहल को, बुलंद दरवाजा को, इबादत खाना को? तुर्की सुल्ताना महल को साथियों जो है स्थापत्य कला का मोती कहा, वो था तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना का महल। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरी गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? देखो ये रिपीट होने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरी गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिला? सहसराम का मकबरा, इत्मादुल्लो का मकबरा, मोती मस्जिद? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों को भी पता होगा। हुमायूं का मकबरा। कहां पर? हुमायूं का मकबरा में दोहरी गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिला है। किसमें? हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, अब हुमायूं का मकबरा कहां पर है? मुझे जरूर आंसर दो इसका, कमेंट में आंसर बताना, हुमायूं का मकबरा कहां पर है। जब मैंने इसका पहला वाला वीडियो था ना, शुरू वहीं से किया था, हुमायूं के मकबरे से। तो अब आप बताना हुमायूं का मकबरा कहां पर है, आंसर देना इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कौन लेकर के आया था? तो साथियों ये प्रश्न तो यार मतलब कैसे दे दिया इसने। मुगल काल में ईरान के चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद, कौन लेकर के आया था? ये तो तगड़ा प्रश्न है यार। अब मतलब हुमायूं ने काम किया इसके ऊपर और इसके चित्रकार रहे हुमायूं के, तो याद करना मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो है हुमायूं के चित्रकार रहे और यही लेकर के आया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? अभी अभी पढ़ा है, मीर सैयद अली। याद करना, दो लोगों को लेकर के आया था, एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था अब्दुस समद। ठीक है ना, तो उससे संबंधित एक प्रश्न भी आया फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न पेपर 2022 में कि हुमायूं ने कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद, दो चित्रकारों को भारत लेकर के आया था। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? तो पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? किताब खाना। क्या कहलाता था? किताब खाना। याद हो जाएगा ना, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? किताब खाना कहलाता था। याद तो करना ही है, याद तो करना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, रिपीट करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? अब्बुल फजल के द्वारा ये कहा गया। मतलब क्या क्वेश्चन है यार, जानदार। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये कहने वाले कौन थे? अब्बुल फजल है। अगला प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद नजीर तथा अब्दुल समद, सैयद अली, अब्दुल समद। तो मोहम्मद नजीर और अब्दुल समद। एक और देख लो, अभी यहां पर ये रे मोहम्मद नजीर और सैयद अली। तो बता दो, सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा ही था कि साहब सैयद अली और मोहम्मद समद, अभी अभी हम लोग पढ़ा नहीं है। देखो कौन से हुमायूं, ये ईरान चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद, दोनों ही तो आए थे, भारत आए थे। ठीक है ना, तो हम लोग कर सकते हैं, इसको कोई दो राय नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सैयद अली और अब्दुल समद जो है हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये खुद ही लेकर के आया था इनको। ठीक है ना, हाँ देखो आगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। जबरदस्त प्रश्न है यार, मजे आ गए इन प्रश्नों को पढ़ के, तो भैया आनंद ही आ गए। देखो, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे है? मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो वो एक पुस्तक के भाग से है, ये एक पुस्तक का भाग है, ठीक है ना, डायरेक्ट याद करना। मुगल काल में जो मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, ये एक पुस्तक के भाग हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या है? ये एक पुस्तक के भाग हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? ये तो सिंपल सी अब्बुल फजल है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अब्बुल फजल है, ये तो कर ही सकते हो आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अब्बुल फजल है, जिसे आसानी से किया जा सकता है। अकबर की, अगला प्रश्न है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिख, नस्तलिख या तो नस्तलिख, नस्तलिख भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। कौन सी थी? नस्तलिख, ठीक है, याद कर लोगे ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अब है अगला प्रश्न भैया, यहां से इस प्रश्न को देखो। निम्नलिखित इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। हमने पढ़ा था कि बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी हैं, पहले वाले वीडियो में ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो बाबर के द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी है, इसे देखिए कौन कौन सी है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत और पंचमहल दिल्ली, जामा मस्जिद संभल में, जामा मस्जिद हिसार में। तो याद करना, काबुली बाग मस्जिद पानीपत की और जामा मस्जिद संभल की, ये दोनों ही इमारतें। तो पहला और तीसरा ऑप्शन राइट है। मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें थी काबुली बाग मस्जिद पानीपत में और जामा मस्जिद संभल में। साथियों, बाबर के द्वारा निर्मित इमारतें हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी है? तो यही दोनों ही हमें निकल के आती है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो सबको पता है पारसी भाषा का ही प्रयोग मुगल काल में सबसे ज्यादा हुआ है। तो मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए? पारसी भाषा में लिखे गए थे। आसानी से याद होने वाले प्रश्न हैं, इनमें कोई शक और संशय नहीं होना चाहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर रखा गया था? तो वो जहांगीर था। स्वर्ण काल कहलाता है जहांगीर का काल, स्वर्ण काल। तो याद रखना साथियों कि किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर रखा गया था? तो प्राकृतिक दृश्य सबसे ज्यादा जो रखे गए वो जहांगीर के काल में रखे गए थे। जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकारी था, तो जहांगीर की बात इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया जबरदस्त प्रश्न है यार। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ये चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है। यार ये तो राइट है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे के मुख्य निर्माण वस्तु है, ये भी राइट है। इसका मतलब दोनों ही राइट है, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही राइट है इसके अंदर। ये चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, जबरदस्त। तो मित्रों अभी इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं साथियों। तो इन प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। अभी और प्रश्न है जिसका एक और वीडियो में और बनाने वाला हूं, क्योंकि लंबे वीडियो हो जाते हैं तो वो भी हम देख नहीं पाते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है कि अगले वीडियो में और भी प्रश्न इसके हम लोग करेंगे। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको जरूर करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, और मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपको अगर साथियों नोट्स मंगवाने हैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी के और सेकंड ग्रेड हिंदी के नोट्स, हिंदी साहित्य के, या 8000 प्रश्नों की श्रृंखला जो टॉपिक वाइज है साथियों, ज़रूर कॉल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।
आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन करने का टाइम आ चुका है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन मंगवाने तो आप मंगवा सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो ये इस तरह के नोट्स आप लोगों को आने वाले हैं। देखो, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र सेकंड भाग है साथियों। इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य शास्त्र का पहला भाग है। इसके बाद में ये यहाँ पर देखो, ये हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग 1 है। और इस तरह से साथियों आपको मैं और भी बता देता हूँ, चीज़ें तो बतानी चाहिए, जो है चीज़ें वो बतानी ज़रूरी है मित्रों। यहाँ पर देखो, इस तरह से ये काव्य शास्त्र फर्स्ट ग्रेड के लिए है और इस तरह से 8000 प्रश्नों की श्रृंखला 2 रजिस्टर पूरे कंप्लीट टॉपिक वाइज आप लोगों के पास आएंगे। हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन नोट्स को ज़रूर मंगाएं और साथियों टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे से कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं उसके फ़ोन नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मित्रों ज़रूर निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले और क्वेश्चन के साथ, इसी टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू।